हाय फ्रेंड, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु अर्थात क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा राजस्थान की जलवायु। इसको समझने से पहले दो शब्द आते हैं। दो शब्द कौन कौन से? एक तो जलवायु आता है और एक मौसम आता है। मतलब एक क्लाइमेट होता है और एक वेदर होता है। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट किसे कहते हैं और वेदर किसे कहते हैं। वेदर मतलब मौसम। मौसम की बात करें तो ये किसी भी स्थान पर दिन प्रतिदिन मतलब घंटे दर घंटे बदलने वाली एक अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म की वायुमंडलीय दशा होती है। ऐसी दशा में जैसे कि आज, जैसे कि हमारे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे आज सुबह धूप थी लेकिन शाम को बारिश का मौसम हो गया है। तो मतलब हर घंटे या 2-4 घंटे के अंदर कई बार ये आसानी से बदल जाते हैं। तो मौसम क्या होता है? ये किसी भी स्थान पर दिन प्रतिदिन या फिर घंटे दर घंटे बदलने वाली अल्पकालिक या वायुमंडलीय दशा होती है। जलवायु की बात करें या क्लाइमेट किसे कहते हैं? तो ये किसी विशाल क्षेत्र में, ये क्या हमारे किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक, क्या लंबे समय तक मतलब आमतौर पे देखें तो 30 से 35 सालों का समय लिया जाता है रहने वाले मौसम का औसत की। वही जैसे हमारे पश्चिमी क्षेत्र में हमारे जैसे थार का मरुस्थल है, तो गर्म हमारे जलवायु पाई जाती है। तो गर्म जलवायु का मतलब हम लंबे समय का एक औसत निकालते हैं उसके अंदर, जिसमें हमारे नॉर्मली 30 से 35 सालों का एक औसत होता है और ये जल्दी से नहीं बदलता। दोनों में अंतर करके देखें तो मौसम क्या होता है? एक तरह से टी20 मैच की तरह होता है, जो हर पल बदलता रहता है, जिसमें एक सिक्स या फिर एक या दो सिक्स लगते हैं या फिर एक ओवर के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा मैच ही पलट जाता है। जबकि हमारे जलवायु क्या होता है? टेस्ट मैच की तरह होता है, जो हमारा एक लंबा और स्थायी इतिहास बताता है। मतलब टेस्ट मैच जैसे में हमारे एक सिक्स लगने से या फिर एक ओवर बहुत बढ़िया या खराब जाने से है ना, टेस्ट मैच पे कोई खास परिणाम या प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार हमारे और जलवायु होती है। अब हम देखेंगे, हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की जलवायु के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो आप बताएंगे राजस्थान की जलवायु उपोष्ण और शुष्क तुल्य जलवायु मतलब सब ट्रॉपिकल एंड एरिड टाइप क्लाइमेट हमारे राजस्थान की जलवायु है। अब आपसे पूछेंगे ऐसी जलवायु क्यों है, कि ये वाली जलवायु क्यों है? तो इसका कारण ये है कि जो हमारे राजस्थान से दो जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, मतलब दक्षिण वाले जिले हैं, सुदूर दक्षिण वाले जिले हैं। यहाँ से हमारे कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये होके गुजरती है। और इसका मतलब ये है कि राज्य का अधिकांश हिस्सा, मतलब हमारे राजस्थान का जो अधिकांश हिस्सा क्या है, उपोष्ण कटिबंध मतलब हमारे जो सब ट्रॉपिकल जोन है उसमें आता है। साथ ही क्या हमारे थार के मरुस्थल की उपस्थिति के कारण ये क्षेत्र अत्यधिक शुष्क है, एरिड है। आप इसे भी याद रखें। अब बात करेंगे हमारे किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हो सकते हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो किसी भी स्थान की जलवायु मुख्यतः हमारे तापमान और वर्षा से निर्धारित होती है। किससे? तापमान और वर्षा से निर्धारित होती है। राजस्थान की जलवायु को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनकी बात करें। पहला कारक आता है अक्षांशीय स्थिति, मतलब लैटिट्यूडिनल पोजीशन। इसकी बात करें तो भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। लेकिन वहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है। मैं सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसी वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? निम्न अक्षांश। तो निम्न अक्षांश से हम जैसे ही क्या है ध्रुवों की तरफ जाते हैं, मतलब 90 डिग्री तरफ जाते हैं, तो गर्मी कम होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उच्च अक्षांश कहते हैं। तो उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं, तो हमारी गर्मी कम होने लगती है और सर्दी बढ़ने लगती है। तो वैसे देखें तो राजस्थान क्या भूमध्य रेखा के अपेक्षाकृत निकट है। क्या? जो दूसरे अक्षांश है उनके मुकाबले देखें तो हमारे भूमध्य रेखा के ज़्यादा ही निकट है, मतलब 23.5 डिग्री से पहले हमारा रास्ता शुरू हो जाता है। इसलिए वहाँ क्या है, सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होता है और जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है। क्या? सूर्य का ताप ज़्यादा प्राप्त होता है और जलवायु कैसी होती है? गर्म रहती है। बात करें सागर से दूरी की, दूसरा प्रभावित करने वाला क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्या आता है? सागर से दूरी। तो सागर से दूरी को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीयता का प्रभाव या कॉन्टिनेंटल इफेक्ट भी कह सकते हैं। जो क्षेत्र इसमें क्या होता है, जो क्षेत्र समुद्र के पास होते हैं, जैसे हमारे मुंबई है, चेन्नई है, वहाँ की जलवायु कैसी होती है? इक्विटेबल होती है। क्या इक्विटेबल होती है? मतलब सम होती है। न तो वहाँ ज्यादा गर्मी होती है, न ही ज्यादा सर्दी होती है। जो हमारे क्या क्षेत्र समुद्र के पास होते हैं। लेकिन राजस्थान तो अरब सागर से लगभग कितना 400 किलोमीटर दूर है, तो मतलब बहुत ज्यादा दूर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि समुद्र से जब दूरी बढ़ती है, तो समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण यहाँ नमी मतलब आर्द्रता नहीं पहुंच पाती, जिससे जलवायु कैसी हो जाती है? विषम और शुष्क हो जाती है। जलवायु कैसी हो जाती है? विषम और शुष्क हो जाती है। तीसरा कारक देखिए हम जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है हमारे सागर तल से ऊंचाई, अबव हाइट अबव सी लेवल या रिलीफ की बात करें तो वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है?
कि जैसे-जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रत्येक 1000 मीटर मतलब प्रत्येक 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की ऊँचाई पे लगभग 6.5 डिग्री तापमान गिर जाता है। जैसे-जैसे हम समुद्र तल से ऊँचाई की तरफ जाते हैं, तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, 6.5 डिग्री तापमान गिर जाता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन है, उन पे क्या है, जब भी उनका नाम लिखा होता है और उसके नीचे क्या लिखा होता है, समुद्र तल से ऊँचाई। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का अधिकांश भाग क्या मैदानी या फिर कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। राजस्थान का क्या है, अधिकांश भाग क्या मैदानी है या फिर कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है, इसलिए वहां गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारा जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, जो हमारे कहाँ पड़ता है, सिरोही में, और हमारा दक्षिणी अरावली मतलब राजसमंद, उदयपुर, ये ऊंचाई पे होने की वजह से गर्मियों में भी यहाँ पे ठंड का अनुभव होता है। यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में ठंड का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या ऊंचाई पर है। आप इसे याद रखेंगे। चौथा कारक आता है हमारे पर्वतों की दिशा और स्थिति। क्या पर्वतों की दिशा या फिर स्थिति की बात करें, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स की बात करें, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा कैसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जैसे हम राजस्थान का ये मैप मान के चले, तो जो अरावली है, तो अरावली की दिशा कैसे है, इस तरह है। आप इसे याद रखेंगे। तो दक्षिण पश्चिम से हमारे उत्तर पूर्व की ओर हमारे अरावली पर्वतमाला की दिशा है। बात करें तो ये दिशा क्या करती है, अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, उनके समानांतर मतलब बिल्कुल पैरेलल है। और ये हवाएं क्या करती है, अरावली से टकराकर रुकने की बजाय उनके साथ साथ आगे निकल जाती है। टकराने की, ठीक से टकराती तो हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन टकराने की बजाय क्या करती है, सीधे साथ साथ आगे निकल जाती है। इसी वजह से क्या है, राजस्थान में बारिश कम होती है। अब बात करें मानसूनी पवनों की दिशा। क्या मानसूनी पवनों की दिशा की बात करें, डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स की, तो ग्रीष्मकाल की बात करें, फिर शीतकाल की बात करेंगे। तो ग्रीष्मकाल की बात करें तो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं की बात करती है, कहाँ से कहाँ चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है, मतलब अधिक दबाव से कम दबाव की ओर हमारे समुद्री हवाएं चलती है। और ये हवाएं क्या अपने साथ साथ पानी लेके आती है और बारिश करती है। क्यों? क्योंकि समुद्र से चलती है, इसी वजह से क्या स्थल की तरफ ये पानी लेके आती है। तो ये बात करें, पांचवा कारक हमारे मानसून पवनों की दिशा। तो शीतकाल की बात करें, शीतकाल में इसका उल्टा हो जाता है। मतलब हवाएं कैसे होती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। क्या स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। और ये हवाएं क्यों है, हमारी स्थल से चलती है, इसी वजह से हवाएं कैसी होती है, सूखी होती है। इसलिए सर्दियों में कभी भी ये हवाएं क्या बारिश नहीं कर पाती है। अब बात करेंगे हमारे उच्च वायुमंडलीय पवन संचरण या जेट स्ट्रीम्स की बात करें। या उच्च वायुमंडलीय पवन संचरण या जेट स्ट्रीम्स की बात करें, तो सौरमंडल की उत्तरी ऊपरी परतों में, क्या सौरमंडल की ऊपरी परतों में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहुत तेज गति से चलने वाली जो हवाएं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। सर्दियों में हमारे पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके कारण राजस्थान में बारिश होती है। क्या? जो हमारे पश्चिमी विक्षोभ है सर्दियों में, तो उसके कारण राजस्थान में बारिश होती है, और इस बारिश को हम क्या बोलते हैं, मावट कहते हैं। और ये क्या सर्दियों की बारिश होती है। वो हमारे क्या उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के कारण भूमध्य सागर से उड़ के कहाँ, भारत की तरफ आती है। आप इसे याद रखेंगे, ये जेट स्ट्रीम कहाँ से आती है, भूमध्य सागर से उड़कर हमारे भारत तक आती है। सातवां कारक आता है हमारा महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं ओशनिक करंट्स की बात करें, तो गर्म जलधाराएं अपने ऊपर की हवाओं को गर्म कर देती है, जिससे क्या होती है, जिनसे बारिश होती है। गर्म जलधाराएं क्या करती है, अपने ऊपर की हवाओं को गर्म कर देती है, करके नमी देती है उन हवाओं को, जिससे उससे बारिश होती है। ठंडी जलधाराएं क्या करती है, हवा को ठंडा और भारी कर देती है, जिससे वो कभी भी बारिश नहीं कर पाती। हालांकि देखें तो राजस्थान क्या समुद्र से वैसे भी दूर है, लेकिन अल नीनो और ला नीनो जैसी जो महासागरीय घटनाएं होती है, ये राजस्थान में मानसून की जो मात्रा है उसको भारी रूप में प्रभावित करती है। तो अल नीनो की वजह से तो क्या सूखा पड़ता है, ला नीनो की वजह से बारिश अच्छी होती है। अब हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले राजस्थान की जलवायु का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण को देखें, तो परीक्षा में सबसे ज्यादा इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जलवायु और महीनों के अनुसार देखें तो राजस्थान में मुख्य रूप से कितनी, 4 ऋतुएं पाई जाती है। किसके अनुसार, जलवायु और महीनों के अनुसार देखें तो राजस्थान में कितनी, 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु हमारे मार्च से जून तक चलती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। शरद ऋतु हमारे अक्टूबर से नवंबर और शीत ऋतु हमारे दिसंबर से जनवरी तक चलती है। तो राजस्थान में हमारे जलवायु और महीनों के अनुसार देखें तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती है। तो इन ऋतुओं को एक एक करके देखें। सबसे पहले देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, जो हमारी समर सीजन होती है, यह मार्च और जून, मार्च से जून तक चलती है ये ऋतु।
बात करें इस ऋतु की तो इस ऋतु में सूर्य क्या होता है उत्तरायण होने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। जिससे क्या तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। पहले हमारे क्या भूमध्य रेखा पे होता है, फिर धीरे-धीरे क्या कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है ग्रीष्म ऋतु में। इसी वजह से क्या तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। तापमान की बात करें तो औसत तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहता है। लेकिन मरुस्थलीय इलाकों में ये हमारे 45 डिग्री से 49 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इसके बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे हमारे वहाँ वनस्पति की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, आर्द्रता की कमी होती है, सागर तट से दूरी, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, जिनकी वजह से मरुस्थलीय इलाकों में नॉर्मल जो तापमान है, वहाँ से 10 से 15 डिग्री तापमान ज़्यादा ही होता है। बात करें हमारे परीक्षा में कौन-कौन से तथ्य हैं, जो हमारे ग्रीष्म ऋतु से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन-सा है? तो आपको बताना होगा चूरू। सबसे गर्म स्थान पूछें, तो आपको बताना पड़ेगा फलोदी, जो जोधपुर के अंदर था पहले, लेकिन अब क्या है, ये हमारी एक अलग जिला बन चुका है। फलोदी क्या है, अलग जिला बन चुका है। सबसे गर्म महीने की बात करें, तो सबसे गर्म महीना हमारा जून का है। सबसे ठंडा जिला के स्थान की बात करें, तो जिला तो हमारा सिरोही है और स्थान कौन-सा हमारा माउंट आबू है। कारण की बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊँचा स्थान जो हमारे क्या गुरु शिखर है, गुरु शिखर के पास में हमारे माउंट आबू है। तो ऊँचाई बढ़ने की वजह से क्या तापमान बढ़ता है, इसी वजह से हमारे क्या सबसे ठंडा स्थान हमारे माउंट आबू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात करें तो हमारे जैसलमेर में है, जहाँ दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। कहाँ? जैसलमेर। और वार्षिक तापांतर की बात करें पूरे वर्ष के अंदर, तो ये हमारे चूरू गए। तो चूरू के अंदर क्या है वार्षिक तापांतर ज़्यादा है और दैनिक तापांतर हमारे जैसलमेर में अधिक है। अब हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के अंदर कौन-कौन सी घटनाएँ घटित होती है, फिनोमेना की बात करें। सबसे पहली घटना आती है हमारी कौन सी लू। लू की बात करें तो सर अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा होती है। लू क्या होती है? अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा होती है। उसी प्रकार हमारी डस्ट या स्टॉर्म होती है, आंधी होती है, जिसे हम डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। ये कैसी होती है? हमारी धूल भरी और हल्की नमी या आर्द्रता युक्त हवाएँ होती है। पहला अंतर तो आपको समझ में आ गया। लू और आंधी में क्या अंतर है? लू तो क्या होती है? अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा होती है। उसी प्रकार देखें तो आंधी क्या है? हमारी धूल भरी और हल्की नमी या फिर आर्द्रता युक्त हवाएँ होती है। दूसरा अंतर देखिए हमारी लू और आंधी के अंदर यदि आपसे पूछा जाए तो लू क्या होती है? इन ये हवाओं के अभिवहन मतलब क्षैतिज प्रवाह के कारण चलती है, मतलब जमीन के साथ-साथ नीचे-नीचे, नीचे-नीचे चलती रहती है। तो यह क्या है? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्रवाह के कारण चलती है, आप इसे याद रखेंगे। उसी प्रकार हमारा आंधी देखें, तो आंधी क्या है? इसका उलट। तो ये संवहनी मतलब लंबवत प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, मतलब इस तरह से चलती है, इस तरह से। इस तरह से हवाएँ चलती है। तो ये कैसे चलती है? वर्टिकल या लंबवत चलती है, आप इसे याद रखेंगे। कई बार परीक्षा में ये अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो 2 अंतर हमने देख लिए, पहला अंतर तो ये था लू में तो क्या होता है अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा, तो आंधी में क्या है हमारे धूल भरी और हल्की नमी या आर्द्रता युक्त हवा। दूसरा अंतर है ये हवाओं के अभिवहन प्रवाह के कारण होती है, लू तो और आंधी क्या होती है यह संवहनी लंबवत प्रवाह के कारण होती है। किसकी वजह से? संवहनी प्रवाह या वर्टिकल या लंबवत प्रवाह के कारण होती है। तीसरा अंतर देखिए तो देखिए तो लू से क्या तापमान में अचानक वृद्धि होती है। लू की वजह से क्या होता है तापमान में अचानक वृद्धि होती है। आंधी की बात करें तो आंधी आने से तापमान अचानक गिर जाता है। मतलब आंधी आने के बाद थोड़े समय बाद राहत मिलती है। बात करें दिशा की, तो आंधी की दिशा नॉर्मली क्या पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है हमारी आंधी की दिशा। बात करें लू की, तो ये पश्चिमी राजस्थान खासकर देखें तो बाड़मेर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो लू क्या है हमारे राजस्थान की बाड़मेर जिले को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आंधी की बात करें तो आंधी में हमारे राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है, उसमें साल में लगभग 27 दिनों तक लगभग आंधी चलती रहती है। तो आंधी से प्रभावित जिला हमारे श्री गंगानगर और लू से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला हमारे बाड़मेर है। वैसे हमारे एक शब्द आता है भभूलिया। भभूलिया की बात करें जिसे डस्ट साइक्लोन कहते हैं भभूलिया की। तो भभूलिया क्या होता है? ये एक स्थानीय लघु चक्रवात या बवंडर होता है। ये हमारे क्या लघु स्थानीय लघु चक्रवात या फिर बवंडर होता है। जो हमारे साइक्लोन होता है उसे हमारे देशी या राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? भभूलिया कहते हैं। अब बात करें बबूला क्यों आता है? जो डस्ट स्टॉर्म की बात करें बबूला क्यों आता है? तो किसी भी स्थान पर अचानक तापमान बढ़ने से क्या किसी भी स्थान पे यदि अचानक तापमान बढ़ जाएगा, तो वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है। तो आपको ये तो पता होगा जैसे तापमान बढ़ेगा, वहाँ की गैसें गर्म होती है और गर्म होने पे क्या गैसें ऊपर उठने लगती है। जिससे क्या होता है वायु दाब वहाँ का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर वो बहुत कम हो जाता है। जिससे आसपास की उच्च वायु दाब वाली जो हवाएँ होती है, उसके अंदर की ओर गोल-गोल घूमते हुए तेजी से आती है। तो इसी वजह से हमारी डस्ट स्टॉर्म या फिर बबूले आता है, आप इसे याद रख डस्ट स्टॉर्म में डस्ट साइक्लोन आता है, आप इसे याद रखेंगे। जैसे हमारे ये एरिया है, इस एरिया की में अचानक क्या होता है, तापमान बढ़ जाए, तापमान बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे क्या है यहाँ की जो गैसें हैं, ये ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने के बाद क्या होगा,
यहाँ पे गैसों की कमी हो जाएगी और यहाँ पे क्या है वायुदाब भी कम हो जाएगा। तो बाहर से क्या होगा, बाहर से वायु आएगी और इसको भरने की कोशिश करेगी। इस तरह से इसको भरने की कोशिश करेगी, तो इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यह क्या है एक चक्रवात का रूप ले लेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डस्ट साइक्लोन कहेंगे। बात करें हमारे भभूरिया की, भभूरिया से हमारे राजस्थान का कौन-सा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो ये हमारा बीकानेर है। आप इसे याद रखेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हमारी वर्षा ऋतु, जिसे हम कहते हैं रेनी सीज़न, जो हमारे क्या जून से सितंबर तक चलता है। तो इस ऋतु में राजस्थान में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का प्रवेश होता है। किसका? दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का प्रवेश होता है, किसमें? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु की जो मुख्य घटना की बात करें, तो इसमें हमारे क्या है मानसून का आगमन होता है। राजस्थान की लगभग 90% वर्षा, जो हमारे राजस्थान में जितनी भी वर्षा होती है, 57 एमएम के आसपास जो राजस्थान में वर्षा होती है, वो लगभग 90% वर्षा हमारे मानसून या वर्षा ऋतु के दौरान ही होती है। बल्कि हम देखेंगे मानसून का जो अगले चैप्टर के अंदर मानसून के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान में किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से वर्षा होती है। उसके बारे में अगले चैप्टर में देखेंगे, यहाँ नहीं। अगली ऋतु आती है हमारी कौन-सी? शरद ऋतु, जिसे कहते हैं ऑटमन सीज़न, मतलब अक्टूबर-नवंबर के जो महीने हैं, इसमें हमारी शरद ऋतु आती है। तो ये वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच का संक्रमण काल, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। कौन-सा हमारी? शरद ऋतु। क्या होता है हमारी? वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच का संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो शरद ऋतु की बात करें तो इसमें कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं? पहला घटना होती है मानसून का निवर्तन, मतलब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। तो इसे हम मानसून का लौटना भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मानसून का लौटना भी कहते हैं। अक्टूबर महीने में अक्टूबर महीने से हवाएँ वापस स्थल से समुद्र की ओर लौटने लगती है। आप इसे याद रखें। अक्टूबर महीने में क्या होता है? हवाएँ वापसी से हमारे स्थल से समुद्र की ओर लौटने लगती है। फिर बात करें कार्तिक हीट या अक्टूबर की गर्मी की बात करें, जब मानसून लौट जाता है, जब मानसून लौट जाता है, तो मानसून के लौटने के बाद आसमान साफ हो जाता है, तेज धूप निकलने लगती है। आसमान साफ हो जाएगा, तेज धूप निकलने लगेगी। क्योंकि देखें तो ज़मीन में अभी भी मानसून की जो नमी है, वो मौजूद रहती है। केवल आसमान ही साफ होता है, लेकिन ज़मीन के अंदर तो अभी भी नमी है। इसलिए अक्टूबर में अचानक तेज उमस और चिपचिपी गर्मी होनी शुरू हो जाती है। कहाँ? अक्टूबर के महीने में तेज उमस होनी शुरू होती है और चिपचिपी गर्मी महसूस होने लगती है। और इसे हम क्या बोलते हैं? कार्तिक हीट। क्यों? क्योंकि कार्तिक महीने में होता है, इसलिए इसे कार्तिक हीट या फिर अक्टूबर हीट कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगली ऋतु आती है हमारे कौन सी? शीत ऋतु, जिसे हम कहते हैं विंटर सीजन, जो हमारे क्या 10 दिसंबर से फरवरी तक चलती है। शीत ऋतु की बात करें विंटर सीजन की, तो सूर्य के दक्षिणायन होने से, क्यों? क्योंकि सूर्य अब क्या दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है, दक्षिणायन होने की दिशा में, तो राजस्थान में तापमान तेजी से गिरने लगता है, जिससे क्या कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। अब बात करें शीत ऋतु के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। पहली घटना होती है सबसे खतरनाक, और वो है हमारी मावठ, जो राजस्थान के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। सबसे पहले देखो मावठ किससे कहेंगे, तो सर्दियों मतलब दिसंबर से मार्च के बीच में होने वाली जो बारिश होती है, उसे हम राजस्थान में मावठ कहते हैं। राजस्थान में मावठ किसे कहेंगे? जो सर्दियों में मतलब दिसंबर से मार्च के मध्य जो बारिश होती है, उसे हम मावठ कहते हैं। कारण की बात करें तो कारण क्या है? तो ये बारिश हमारे भूमध्य सागर से, जो मेडिटेरेनियन सी है, उससे उठने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या जेट स्ट्रीम है, इनकी वजह से हमारी क्या मावठ होती है। आप इसे याद रखेंगे कि ये बारिश क्या है, जो मावठ की बारिश है, ये हमारे भूमध्य सागर से उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है, इनकी वजह से होती है। प्रभाव की बात करें तो राज्य की जितनी भी वर्षा होती है, जो 57 एमएम के आसपास जो वर्षा होती है, उसका 10% मावठ से ही वर्षा राजस्थान को प्राप्त होती है। लाभ की बात करें मावठ की, तो मावठ रबी की फसल खासकर देखें तो गेहूं, चना, सरसों, इनके लिए अमृत के समान है। किसकी तरह? अमृत के समान। कौन कौन सी फसलें? गेहूं, चना, सरसों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदे कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं इसे? गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदे भी कहा जाता है। बात करें हमारे मावठ की, तो मावठ से प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो मावठ का की जो बारिश है, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा आती है? तो ये हमारे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, इसमें हमारे कौन कौन से क्षेत्र खासकर देखें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इन क्षेत्रों में हमारे मावठ से काफी अच्छी वर्षा होती है, जो हमारे गेहूं, चना, सरसों इनके लिए लाभदायक होती है। अब बात करें शीत ऋतु की एक और घटना की, और वो आती है हमारे कौन सी? शीतलहर, जिसे कोल्ड वेव कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो सर्दियों में हिमालय क्षेत्र में होने वाली जो बर्फबारी है, क्या सर्दियों में हिमालय क्षेत्र में जब बर्फबारी हो जाती है, तो उस बर्फबारी के बाद वहां से आने वाली जो अत्यधिक सर्द और ठंडी हवाएं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शीतलहर कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि शीतलहर या कोल्ड वेव किसे कहते हैं। तो सर्दियों में जब हमारे हिमालय क्षेत्र है, उत्तर की तरफ जो हमारे हिमालय क्षेत्र है, उसमें जो होने वाली बर्फबारी है, वहां बर्फबारी हो गई, तो बर्फबारी होने के बाद वहां से आने वाली जो अत्यधिक सर्दी और ठंडी हवाएं होती है, सर्द और ठंड हवाएं होती है, उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं? शीतलहर कहते हैं। दिशा की बात करें शीतलहर की,
तो उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर ये हमारी शीतलहर चलती है। जैसे इस दिशा में हमारी शीतलहर चलती है कि जैसे ये हमारे हिमालय है और ये हमारी क्या है राजस्थान है, तो यहाँ पे इस तरह से चलती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव की बात करें, जो हमारी शीतलहर है, कौन-कौन से क्षेत्र के अंदर प्रभावित करती है? सर्वाधिक प्रभाव की बात करें, तो ये मुख्य रूप से हमारी जनवरी से में चलती है। क्या? कब से चलती है हमारी? नॉर्मली जनवरी में चलती है और हमारे चूरू को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कई बार तो इतनी कड़ाकेदार ठंड पड़ती है चूरू के अंदर जनवरी के महीने में कि लोग ठिठुरते हैं या फिर कई बार हमें जैसे किसी-किसी की तो मृत्यु की भी खबर आ जाती है कि हमारी ठंड की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई अखबार के अंदर। तो जनवरी महीने में हमारा चूरू सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। सीकर और बीकानेर भी जिलों को भी ये हमारी शीतलहर होती है, ये बहुत ज़्यादा कँपा देती है मतलब ठंड मार देती है। अब हम देखेंगे जलवायु से संबंधित कुछ और तथ्य जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और वो और तथ्य कौन-कौन से हैं? पहला आता है हमारा जैसे आइसोहाइट लाइन मतलब समवर्षा रेखा और दूसरा आता है हमारा समवायदाब रेखा जिसे हम कहते हैं आइसोबार लाइन। तो 2 हमारी जो रेखाएँ हैं जिनके बारे में परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा का मतलब होता है कि एक ऐसी रेखा जिसके माध्यम से हम ये तय करते हैं कि सेम उतनी ही जो वर्षा है उनको मिलाने वाली एक रेखा होती है। परिभाषा की बात करें तो ये राजस्थान के भूगोल और जलवायु का अध्ययन करते समय समवर्षा रेखा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। सरल शब्द हम देखें तो मानचित्र पे खींची गई वो काल्पनिक रेखा, इसका मतलब ये है मानचित्र पे खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो उन सभी स्थानों को आपस में मिला देती है, जो क्या करती है जितने भी हमारे उन से स्थानों को आपस में मिला देगी, जहाँ वर्ष भर में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा एक समान होती है। चित्र से आप समझ जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं समवर्षा रेखा कहते हैं। उसे हम कहेंगे रसम वर्षा रेखा। और राजस्थान में वर्षा का वितरण बहुत ज्यादा असमान है। पश्चिम में वर्षा बहुत कम और दक्षिण पूर्व में बहुत ज्यादा अधिक वर्षा होती है। इसी वर्षा के वितरण को समझने के लिए राजस्थान को मुख्य रूप से 3 समवर्षा रेखाओं में बांटा गया है। और वो कौन-कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की 3 समवर्षा रेखाओं में बांटा गया है राजस्थान को, आप इसे याद रखेंगे। पहली आती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जिसे हम कहते हैं 250 समवर्षा रेखा। ये रेखा की बात करें तो ये रेखा हमारे पश्चिमी राजस्थान मतलब थार के मरुस्थल के जलवायु अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। बात करें ये रेखा की तो रेखा क्या कार्य करती है? तो ये रेखा हमारे विशाल थार के मरुस्थल को ठीक बीचों बीच, जो विशाल थार का मरुस्थल है उसको ठीक बीच में से दो अलग अलग जलवायु भागों में बांट देती है। मतलब जो हमारा बांगड़ क्षेत्र है और पश्चिमी थार का मरुस्थल है, इन दोनों को बांटने का काम करती है हमारे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसमें और 2 क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनको बाँट देती है? एक तो हमारा शुष्क मरुस्थल है और दूसरा हमारा क्या अर्धशुष्क मरुस्थल है। इनको बाँटने का कार्य करती है कौन हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और हमारे अर्धशुष्क मरुस्थल या सेमी एरिड डेजर्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो शुष्क मरुस्थल की बात करें, एरिड डेजर्ट की, तो इस रेखा के पश्चिम का भाग है ये। क्या? जो ये रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिसके पश्चिम में हमारा शुष्क मरुस्थल है, जहाँ हमारे 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। वर्षा का कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है और यहाँ केवल रेत के टीले पाए जाते हैं। क्या होते हैं? केवल रेत के टीले पाए जाते हैं। जैसे हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर वाले क्षेत्र इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। इस रेखा के पश्चिम में शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र में शामिल होते हैं। दूसरा आता है हमारा बांगड़ प्रदेश जिसे हम अर्धशुष्क मरुस्थल भी कहते हैं। तो इस रेखा के पूर्व का भाग जहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है और यहाँ हमारे स्टेपीज घास, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, जो लंबी-लंबी घासें होती है और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। जैसे हमारे लूनी बेसिन, शेखावटी क्षेत्र, ये हमारे क्या है अर्धशुष्क मरुस्थल, ये बांगड़ प्रदेश कहलाता है। ये हमारे अरावली का पश्चिमी भाग है, कौन-सा? बांगड़ प्रदेश। भौगोलिक महत्व की बात करें तो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, तो ये रेखा ये बताती है कि इसके पश्चिम में कृषि करना सिंचाई के बिना असंभव है। यहाँ सिंचाई करनी है तो पानी चाहिए ही चाहिए क्योंकि वर्षा बहुत कम या न के बराबर होती है। फिर आती है हमारी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करें तो ये रेखा क्या करती है? पूरे राज्य के राजनीतिक और भौगोलिक विभाजन की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है? राजस्थान को राजनीतिक और भौगोलिक दोनों रूपों में दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो यदि आप सोचेंगे कि राजनीतिक किस प्रकार कि जैसे हमारे राजनीतिक के केंद्र एक हमारा जोधपुर है तो दूसरा हमारा केंद्र क्या है? जयपुर है। तो हमारे 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है? दोनों को बीच में से काट देती है। बात करें सेम सम रेखा की, समवर्षा रेखा की, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये रेखा हमारे संपूर्ण राजस्थान राज्य को ये क्या करती है? संपूर्ण राजस्थान राज्य को लगभग 2 बराबर भागों मतलब पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बाँट देती है। बात करें इसके भौगोलिक महत्व की, तो इसे हमारे क्या पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश की जो पूर्वी सीमा भी माना जाता है। जो हमारे पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है, एरिड रीजन है,
उसकी पूरी सीमा हमारी क्या 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को माना जाता है। इस रेखा के जैसे-जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, सूखा बढ़ेगा। आप इसे याद रखेंगे। ये तीसरी रेखा आती है कौन-सी, हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिसे 500 समवर्षा रेखा भी कहते हैं। तो हमारे राजस्थान की सबसे प्रमुख जलवायु और भौगोलिक विभाजन रेखा है कौन-सी, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बात करें इस रेखा का, तो इस रेखा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रेखा राजस्थान के 2 बड़े और विपरीत भौतिक प्रदेश है। कौन-कौन से? पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान। इनको पूरी तरह से अलग करने का काम करती है कौन? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब इस रेखा की भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो ये रेखा हमारे राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली, जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, इसके ठीक ऊपर या ठीक बिल्कुल इसके समानांतर या पैरेलल चलती है। आप इसे याद रखेंगे कौन-सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये हमारे अरावली पर्वतमाला के ठीक ऊपर से या फिर बिल्कुल समानांतर या फिर पैरेलल चलती है। आप इसे याद रखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है महान जल विभाजक। या महान जल विभाजक की बात करें, तो 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, जो अरावली से होकर गुजरती है, ये भारत की महान जल विभाजक रेखा का भी हिस्सा है, जो हमारे बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अलग-अलग करती है। महान जल विभाजक का मतलब है, इस तरह से भारत के नक्शे में इस तरह से एक लाइन चलती है, तो इसमें क्या है, इस लाइन के इधर वाली जितनी भी नदियाँ होंगी या जल स्रोतों में, ये अरब सागर में गिरेंगे और इस लाइन के इधर वाले क्या है, बंगाल खाड़ी में गिरेंगे। तो इसका इतना सा हिस्सा जो हमारे क्या है, अरावली का हिस्सा है, जो हमारे 50 सेंटीमीटर जल जो समवर्षा रेखा है, इस लाइन से होके गुजरता है, आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसकी, तो इस रेखा के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम और पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चित्र में भी अब इसको देख सकते हैं। जैसे ये हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये हमारी क्या है, जो मरुस्थल है, तो मरुस्थल को 2 भागों में बाँटती है। एक तो हमारा बांगड़ प्रदेश बांगड़ क्षेत्र, दूसरा हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये क्या करता है, राजस्थान को 2 भागों में बाँटता है। राजस्थान को 2 बराबर भागों में बाँटने का काम करता है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तीसरी हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये क्या करती है, राजस्थान को राजनीतिक राजस्थान में क्या करती है, इसके इधर तो क्या है कि खेती नहीं हो सकती और इसके इधर क्या है, खेती हो सकती है। तो इधर तो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये हमारे क्या है, कृषि वाला क्षेत्र है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस तरह देख सकते हैं हम। तो ये हमारे महान जल विभाजक जो रेखा है, उससे भी जुड़ी हुई है हमारी कौन-सी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब तालिका से जोड़ के देखें इसको, कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा का 40 और 50, 25, 40 और 50 की बात करें, एमएम में नापे तो 250, 400 और 500 एमएम माप होगा। 25 वाली क्या करती है, थार के मरुस्थल को 2 भागों में, एक तो शुष्क और एक अर्धशुष्क, इनमें बाँट देती है। 40 सेंटीमीटर ये क्या करते हैं, राजस्थान को 2 बराबर भागों में, और 50 सेंटीमीटर क्या करती है, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग, इन दोनों भागों को अलग-अलग करती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो पश्चिमी राजस्थान में है हमारे 25 सेंटीमीटर, मरुस्थल के बीचों-बीच में। 40 सेंटीमीटर की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है कौन, 40 सेंटीमीटर, और अरावली पर्वतमाला के ठीक समानांतर चलती कौन सी हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आप इसे याद रखेंगे। तो समवर्षा रेखा के बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे हम समवायुदाब रेखा। आइसोबार लाइन की बात करें, समवर्ष वायुदाब रेखा की बात करें, तो मानचित्रीय चार्ट में एक समान वायुदाब वाले, या मानचित्रीय चार्ट में एक समान वायुदाब वाले जो स्थान होते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा को समवायुदाब रेखा कहा जाता है। और राजस्थान में कितनी, 6 समवायुदाब रेखा, आप इसे याद रखेंगे कितनी, 6 समवायुदाब रेखाएं। राजस्थान के भूगोल में समवायुदाब रेखाओं का अध्ययन जलवायु को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समवायदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? समवायदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, जो समुद्र तल के समान वायुदाब वाले जो स्थान होते हैं, उनको मानचित्र में आपस में मिलाती है। यदि आपसे परीक्षा में परिभाषा पूछी जाए, तो आपको परिभाषा यहाँ से यहाँ तक को बतानी है। क्या कि समवायदाब रेखा क्या होती है? ये वो काल्पनिक रेखा होती है, जो हमारे समुद्र तल के समान वायुदाब वाले जो स्थान होते हैं, उनको मानचित्र में आपस में मिलाती है, और वायुदाब को मापने की इकाई क्या होती है? आपकी मिलीबार होती है। आप इसे याद रखें, एमबी या मिलीबार क्या होती है? जो हमारे वायुदाब को मापने की इकाई होती है। तापमान और वायुदाब की बात करें, तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब है कि तापमान जहाँ ज़्यादा होगा, वायुदाब वहाँ कम होगा, तापमान या जहाँ कम होगा और वहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा। दोनों के अंदर क्या है? विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। बात करें, हमने आपको बताया कि जो वायुदाब की रेखाएँ हैं, तो ये हमारे टोटल कितनी है? 6, और 6 में से देखें तो हमारी गर्मी के तो गर्मी क्या, सर्दी के अंदर या शीत ऋतु के अंदर तो 2 है, और गर्मी के अंदर क्या हमारे 4 जो समवायुदाब रेखाएँ, आप इसे याद रखेंगे कि जो हमारे शीत ऋतु के अंदर तो 2 है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर 4 है।
तो जनवरी के अंदर जो शीत ऋतु होती है, उसमें हमारे समवाय दाब रेखा की बात करें, तो जनवरी माह में राजस्थान में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ पे क्या उच्च वायु दाब पाया जाता है। इस समय राजस्थान में क्या मुख्य रूप से 2, आप इसे याद रखें, 2 प्रमुख समवाय दाब रेखाएँ होती हैं। एक तो हमारी कौन-सी 1018 एमबी, तो मिलीबार की 1018, और दूसरी कौन-सी 1019, ये 2 ही समवाय दाब रेखाएँ हैं राजस्थान की, जो हमारे के जनवरी के महीने में, ये शीत ऋतु में राजस्थान में होती है। तो 1018 मिलीबार की बात करें, तो ये रेखा हमारे राज्य के उत्तरी और शेखावटी क्षेत्रों से गुजरती है। कहाँ से? चित्र में आपको दोबारा से बताएँगे इसको। तो ये रेखा क्या है? राज्य के उत्तरी और शेखावटी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, और इसके अंतर्गत क्या है? बीकानेर, चूरू, सीकर और श्रीगंगानगर, ये जिले आते हैं। आपसे याद रखें कौन-कौन से? बीकानेर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर। परीक्षा में एक बार, जो अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी, इसके अंदर साफ-साफ पूछा गया था कि जो 118 मिलीबार की जो रेखा है, कौन-किन जिलों से होके गुजरती है? तो आपको बताना पड़ेगा बीकानेर, चूरू, सीकर और श्रीगंगानगर। फिर बात करें 1019 मिलीबार की रेखा, इसकी बात करें तो ये रेखा हमारे पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है। कहाँ-कहाँ से? पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है, और इसके अंतर्गत हमारे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जैसे जिले आते हैं। तो इन जिलों के बारे में पूछा गया था, किस रेखा से कौन-कौन से जिले होके गुजरते हैं। तो चित्र में आपको एक बार वापस बता दें कि जैसे 1019 मिलीबार की रेखा है, तो हमारे कहाँ-कहाँ से? श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर, इनसे होके गुजरती है, आप इसे याद रखेंगे। और वैसे हमारे क्या 1018 मिलीबार की रेखा है, ये कहाँ-कहाँ से गुजरती है? तो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, इनसे होके गुजरती कौन-सी? 1018 मिलीबार की रेखा, आप इसे याद रखेंगे। अब नंबर आता है हमारा कौन-सा? जुलाई महीने में। कौन से? जुलाई के महीने में, मतलब जो ग्रीष्म या फिर मानसून ऋतु है, इसमें हमारे समवाय दाब रेखा की बात करें, तो जुलाई के महीने में राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कब? जुलाई के महीने में। और इसी गर्मी के कारण निम्न वायु दाब या लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है राजस्थान। और इस दौरान राजस्थान में 4 समवायदाब रेखाएँ गुजरती है। कितनी? 4 समवायदाब रेखाएँ गुजरती है इस दौरान। कौन-कौन सी? पहली आती है हमारे कौन सी? 997 मिलीबार रेखा, दूसरी हमारी 998, तीसरी 999 और चौथी आती है कौन-सी? 1000। आप इसे याद रखें कितनी? 4 समवायदाब रेखा होती है हमारी कौन-सी? जुलाई के महीने में या फिर ग्रीष्म या मानसून ऋतु के अंदर। बात करें 997 मिलीबार की रेखा की, तो यह क्या है? जुलाई के महीने में सबसे कम वायु वाली रेखा होती है। ये ऐसा देखें तो राजस्थान में सबसे कम वायु वाली रेखा ही हमारे 997 मिलीबार वाली होती है। जो हमारे सुदूर पश्चिमी और उत्तरी शुष्क जो मरुस्थलीय भाग है, वहाँ से होकर गुजरती है। ये हमारी क्या है? सुदूर पश्चिमी और उत्तरी जो शुष्क मरुस्थलीय भाग है, वहाँ से होकर गुजरती कौन-सी? 997 मिलीबार वाली जो समवायु रेखा है। इसके अंतर्गत हमारे जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले आते हैं। कौन-कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिले आते हैं। 3 जिले आते हैं 997 मिलीबार वाली रेखा से। 998 की बात करते हैं हमारे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के बीच से होके गुजरती है। ये हमारे क्या शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों से गुजरती है कौन-सी? 898 मिलीबार वाली रेखा। इसका विस्तार हमारे बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू, क्या बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू इन जिलों से होकर गुजरती कौन-सी? 998 मिलीबार वाली रेखा। 999 की बात करें तो ये रेखा हमारे मुख्य रूप से अरावली के आसपास और मैदानी भागों से होकर गुजरती है। कहाँ से? ये हमारे अरावली के आसपास और मैदानी भागों से गुजरती है, और इसके अंतर्गत हमारे जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर वाले जिले आते हैं। कौन सी? 999 मिलीबार वाली रेखा। 1000 की बात करें तो ये जुलाई माह की सबसे उच्च वायदा वाली रेखा कौन सी? 1000 मिलीबार वाली रेखा, जो हमारे राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी आर्द्र भागों से होकर गुजरती है। इसका विस्तार हमारे सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो चित्र के माध्यम से हम चारों के चारों जो हमारे समवायदाब रेखा है, उनके बारे में बात कर लेंगे जुलाई महीने की। तो इसमें हमारे 997 वाली है, जिसमें हमारे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर ये 3 जिले आते हैं। 998 वाले में हमारे चूरू, नागौर, बाड़मेर वाले। 999 में हमारे सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, पाली और जालोर आते हैं। और 1000 वाले में हमारे झालावाड़ और उदयपुर आते हैं, आप इसे याद रखेंगे। और 1000 वाले में हमारे सिरोही भी आ जाता है। यदि इनका क्विक रिवीजन करके देखें, चारों की सारी जो रेखाएँ थी उनका, तो किस तरह से हम पाएँगे? एक तो हमारी कौन-सी है? जनवरी, जनवरी क्या? जनवरी और जनवरी की 2 रेखाएँ हमारी कौन सी? शीत ऋतु की। और हमारे जुलाई के अंदर 4 रेखाएँ, आप इसे याद रखेंगे। जनवरी के अंदर तो एक तो हमारे 1018 है, 1019 है, तो जुलाई के अंदर 97, 98, 99, 1000, ये हमारी 4 रेखाएँ कौन सी? 997, 998, 999 और 1000। जिलों की बात करें तो 18 वाली बीकानेर, चूरू, सीकर और श्रीगंगानगर। कौन-सी? बीकानेर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर। 19 हमारा जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और झालावाड़। 997 में हमारे कौन-सी?
हमारे जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, 98 में बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, 999 में हमारे जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर, 1000 के अंदर आती है हमारी कौन सी सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। अब वायुदाब की प्रकृति की बात करें तो हमारे क्या 1018, 1019 के अंदर तो उच्च वायुदाब पाया जाता है। वैसे 997 में न्यूनतम वायुदाब और 1000 के अंदर अधिकतम वायुदाब पाया जाता है, लेकिन ये जुलाई के अनुसार है, या ओवरऑल नहीं है। जुलाई के अनुसार सबसे ज्यादा वायुदाब पाया जाता है कौन सा 1000 एमबी का। बात करें हमारे एक 998 में निम्न वायुदाब और 999 में मध्यम वायुदाब पाया जाता है। तो हमने छह जो हमारे सम वायुदाब रेखा है इनका क्विक रिवीजन कर लिया। अब इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ बातें देख लेते हैं जिनसे हमारी परीक्षा में मदद हो सकती है। जैसे वायुदाब की दिशा क्या है? तो जुलाई के महीने में राजस्थान में वायुदाब की रेखाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। किधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो भारत में मानसून के आगमन को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है किसे? भारत के मानसून के आगमन को, जो जुलाई के महीने में निम्न वायुदाब के कारण समुद्र से स्थल की ओर आकर्षित होता है। किधर? समुद्र से स्थल की ओर आकर्षित होता है। उत्तर पूर्व मानसून की बात करें तो भारत में लौटता हुआ मानसून जो सर्दियों की बारिश होती है उसको उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। क्या? भारत में लौटते हुए मानसून मतलब सर्दियों की बारिश को उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। भूमध्य रेखा की बात करें, किसकी? भूमध्य रेखा की बात करें तो विश्व में अधिकतम वर्षा की पेटी, विश्व में अधिकतम वर्षा की पेटी मतलब बेल्ट ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल भूमध्य रेखा को कहा जाता है, मतलब वहां पे सतत वर्षा होती है, जिसकी वजह से हमारे अमेजन के जो वन है वो हमारे क्या जो विश्व के फेफड़े कहलाते हैं, जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और ज्यादा वर्षा होती है। ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे मेन टॉपिक है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, जहाँ से लंबे लंबे और बड़े बड़े प्रश्न भी आते रहते हैं। जैसे जिसमें हम 2 कैटेगरी के अंदर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तो हमारे क्या सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे और दूसरा हमारा व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़ेंगे। सामान्य वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। तो राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण मुख्य रूप से हमारे तापमान और वर्षा की जो मात्रा होती है रेनफॉल, इनके आधार पर किया जाता है। जो वर्गीकरण देखें तो ये इनके 2 आधार है। पहला आधार तापमान मतलब टेम्परेचर, दूसरा हमारा वर्षा की मात्रा मतलब रेनफॉल होता है। अध्ययन और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान को 5 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में या प्रदेशों में बांटा गया है। अब प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशिष्ट वर्षा, तापमान, वनस्पति और भौगोलिक स्थिति होती है। आप इसे याद रखेंगे और पांचों भागों के नाम भी आप याद रखेंगे। पहला भाग आता है कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश या एरिड क्लाइमेट रीजन की बात करें तो राजस्थान का सबसे गर्म, सूखा और कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है। कौन सा? सबसे गर्म, सूखा और कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है। तो पूर्ण रूप से क्या है? पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में आता है। कहाँ आता है? पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में आता है। कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। बात करें इसकी भौतिक प्रदेश की तो हमारा जो मरुस्थल वाला क्षेत्र, पश्चिम मरुस्थल, थार का मरुस्थल, वो वाला क्षेत्र है। औसत वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर, तापमान हमारे ग्रीष्म काल में 45 से 50 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 45 से 50 के बीच में पड़ता है। तो शीतकाल में हमारा गिर के कितना 0 से 10 के बीच में चला जाता है, मतलब ठंड भी ज्यादा पड़ती है। तो गर्मी भी ज्यादा पड़ती है तो ठंड भी यहाँ ज्यादा ही पड़ती है। प्रमुख विस्तार की बात करें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का जो पश्चिम भाग है, फलोदी वाला क्षेत्र है, ये हमारे क्या पहला भाग के अंदर आता है। पहला भाग कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। वनस्पति की बात करें तो यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है? मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, ग्वारपटा जैसी वनस्पतियां पाई जाती है, जिनकी जड़ें क्या है? गहरी और पत्तियां कैसी होती है? छोटी होती है। जिनकी जड़ें जड़ें क्या होती है? गहरी और पत्तियां छोटी होती है, मतलब इतनी छोटी है कि वो कांटों में तब्दील हो जाती है, ताकि पानी की बचत हो सके। दूसरा क्षेत्र आता है हमारा कौन सा? अर्ध जलवायु शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन की बात करें तो ये शुष्क मरुस्थल, ये हमारे क्या शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बीच का संक्रमणकालीन मैदानी क्षेत्र है। ये हमारे क्या शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बीच का संक्रमणकालीन मैदानी क्षेत्र है, जिसे क्या बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। भौतिक प्रदेश की बात करें तो मरुस्थल वाला क्षेत्र है इसके अंदर आता है, जिसमें और लूनी बेसिन, गग्गर बेसिन, शेखावटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, जो हमारा बांगड़ वाला क्षेत्र है पूरा पूरा इन चारों के अंदर बटा हुआ है। आप इसे याद रखेंगे। औसत वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर की औसत वर्षा यहाँ होती है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल में हमारा 36 से 42 डिग्री तापमान और शीतकाल में 10 से 17 डिग्री तापमान यहाँ होता है। इसके विस्तार की बात करें तो जोधपुर, नागौर, जालोर, पाली, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये वाले जिले क्या है हमारे इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। और ये हमारा कौन सा है? दूसरा क्षेत्र है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
वनस्पति की बात करते हैं, यहाँ वनस्पति कौन-सी पाई जाती है? यहाँ स्टेपीज़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे छोटी घासें, खेजड़ी के वृक्ष और रोहिड़ा पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अब हम तीसरा क्षेत्र आता है कौन-सा? उपाद्र जलवायु प्रदेश। तीसरा प्रदेश कौन-सा था? उपाद्र जलवायु प्रदेश मतलब सब ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन की बात करें। तो ये क्षेत्र हमारे मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र है। ये कौन-सा क्षेत्र है? मुख्य रूप से हमारा पर्वतीय क्षेत्र और अरावली श्रृंखला के समानांतर फैला हुआ है। यहाँ क्या मरुस्थल में या मरुस्थल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल या मौसम रहता है। यहाँ पे क्या मरुस्थल की तुलना में देखें तो काफ़ी खुशनुमा मौसम रहता है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारा भौतिक प्रदेश है। औसत वर्षा की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल में 28 से 34 डिग्री तापमान और जो हमारे शीतकाल में 12 से 18 डिग्री तापमान रहता है। उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रमुख विस्तार की बात करें तो हमारा जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही, उदयपुर इन हिस्सों में हमारे क्या इनका विस्तार पाया जाता है। वनस्पति की बात करें तो पतझड़ वाले वन जो हमारे पर्णपाती वन होते हैं, यहाँ की वनस्पति होती है और यहाँ मुख्य रूप से हमारे नीम, बबूल और आम के वृक्ष बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रदेश है? तीसरा प्रदेश उपाद्र जलवायु प्रदेश। चौथा प्रदेश आता है कौन सा? हमारा आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। ये प्रदेश हमारे नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी भाग है। यह प्रदेश क्या हमारे नदियों के द्वारा जो निर्मित उपजाऊ मैदानी भाग है, जो हमारे गंगा यमुना के मैदानों से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है? गंगा यमुना के मैदानों से सटा हुआ है और यहाँ हमारे कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु? जहाँ खेती आसानी से हो सकती है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। औसत वर्षा हमारे 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान बात करें तो ग्रीष्म काल में 32 से 35 डिग्री और शीतकाल में 14 से 17 डिग्री तापमान रहता है। किसका? आर्द्र जलवायु प्रदेश का जो हमारा चौथा भाग है। प्रमुख विस्तार की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, दक्षिणी कोटा और चित्तौड़गढ़ ये वाले क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। वनस्पति की बात करें तो सघन मानसूनी वन यहाँ पाए जाते हैं। विशेषकर देखें तो हमारे धोकड़ा के जो वन है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हमारा कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। बात करें पांचवा प्रदेश आता है हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला हरा भरा और नमी युक्त क्षेत्र है। कौन सा? राजस्थान का सबसे अधिक हरा भरा वर्षा वाला और नमी युक्त क्षेत्र कौन सा? पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। भौतिक प्रदेश की बात करें तो हाड़ौती का पठार, वागड़ क्षेत्र, माउंट आबू वाला क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। औसत वर्षा की बात करें तो 80 से 150 सेंटीमीटर यहाँ औसत वर्षा होती है। माउंट आबू में 150 से भी ज्यादा अधिक वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल में 30 से 40 डिग्री कितने? 30 से 40 डिग्री तापमान पाया जाता है और शीतकाल की बात करें तो 12 से 15 डिग्री तापमान पाया जाता है। किसमें? शीतकाल में। विस्तार की बात करें तो झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही का जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है उसको इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये वनस्पति कौन सी पाई जाती है? सवाना तुल्य वनस्पति, लंबी लंबी घास के मैदान और अर्ध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ कीमती सागवान मतलब टीक के वृक्ष भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आपसे याद रखेंगे। अब हम ये जो हमने पांचों के पांचों भाग देखे, पांचों के पांचों भागों को एक क्विक रिवीजन करके देखें तो क्विक रिवीजन में हम क्या पाएंगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा? शुष्क, शुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र। ये पांचों को आप एक साथ भी देख सकते हो। सबसे पहले देखिए कि संबंधित भौतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। शुष्क वाला जो जलवायु प्रदेश है ये हमारा मरुस्थल पश्चिम भाग है। मरुस्थल का संक्रमण क्षेत्र में अर्धशुष्क है। अरावली प्रदेश मतलब उपाद्र, पूर्वी मैदानी भाग मतलब आर्द्र और हाड़ौती, वागड़ और आबू वाला क्षेत्र है ये अति आर्द्र में आएगा। वर्षा फिक्स है 20-20 सेंटीमीटर, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 150 आती है हमारे अति आर्द्र में। प्रतिनिधि जिलों की बात करें मतलब सब ज्यादा प्रभावित वाले जिले तो जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी शुष्क में, नागौर, जोधपुर, सीकर, चूरू अर्धशुष्क में, जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक पाद्र में, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बूंदी आद्र में, झालावाड़, बांसवाड़ा और माउंट आबू ये अति आद्र में आता है। वनस्पति के प्रकार की बात करें तो मरुद्भिद मतलब कटीली झाड़ियां और कैक्टस ये शुष्क में, स्टेपीज मतलब छोटी घास और खेजड़ी अर्धशुष्क में, पतझड़ वाले शुष्क वन मतलब जैसे हमारे नीम और बबूल है ये उपाद्र में, मानसूनी वन जैसे हमारे धोकड़ा के वन है ये आद्र में, सवाना और सागवान के वन है ये हमारे अति आद्र में आते हैं। तो पांचों जो भौगोलिक क्षेत्र है इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब परीक्षा में कौन कौन सी चीजें कई बार पूछ ली जाती है आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमारे झालावाड़ ये अति आद्र श्रेणी में आता है और ये राज्य में सबसे अधिक लगभग 40 दिनों तक वर्षा हमारे झालावाड़ में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू मतलब जो सिरोही है
जो हमारा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ हमारे क्या है, बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसून से वर्षा होती है। हमारे माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पे हमारे बंगाली खाड़ी जो शाखा होती है उससे भी वर्षा होती है, तो हमारे अरब सागर जो की जो शाखा होती है इससे भी वर्षा होती है, लगभग कितनी 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाले स्थान की बात करते हैं हमारे क्या जैसलमेर वाला स्थान है, जहाँ सम वाला क्षेत्र है, जहाँ पे क्या 0 सेंटीमीटर वर्षा भी होती है। यहाँ साल भर में लगभग 10 से 15 दिन वर्षा होती है, क्या लगभग 10 से 15 दिन वर्षा होती है साल भर में। ये हमने राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण देख लिया था। अब देखेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु को व्यक्तिगत वर्गीकरण हमारे 3 वर्गीकरण पड़ते हैं, हमारे कोपेन, त्रिवॉर्ता और थॉर्नवेट। 3 आते हैं, कौन-कौन से? कोपेन, त्रिवॉर्ता और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। इनके बारे में भी कई बार सीधे-सीधे प्रश्न आते रहते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार देखिए राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। तो कोपेन की बात करें, कोपेन ने जलवायु को, जो राजस्थान की जलवायु है, उसको कुछ अक्षरों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। क्या? कुछ अक्षरों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे इसमें एक शब्द आता है ए, फिर आता है बी, क्या आता है? ए, बी, फिर आता है सी। आप इसे याद रखेंगे। तो ए, बी, सी और डी हमारे राजस्थान की जलवायु के अंदर नहीं आता है। तो हमारे इससे करके 5 अक्षर लेता है कौन? कोपेन। ए, बी, सी, डी और ई। कौन-कौन से? ए, बी, सी, डी और ई लेते हैं। सबसे पहला आता है ए। ए का मतलब होता है उष्ण या फिर ट्रॉपिकल। बी का मतलब होता है शुष्क या फिर ड्राई क्लाइमेट। सी का मतलब होता है उपोष्ण या फिर वार्म टेम्परेचर टेम्परेट। ए का मतलब आता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान भी 18 डिग्री से ज्यादा रहता है। मतलब यहाँ शीत ऋतु कभी नहीं रहती। इसे उष्ण या ट्रॉपिकल कहते हैं। मतलब 0 डिग्री जो हमारी भूमध्य रेखा है उसकी बात करें ट्रॉपिकल। बी की बात करें जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा होता है। जब वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा, वर्षा तो होती है लेकिन वाष्पीकरण जहाँ ज्यादा होता है। और इसे क्या 2 भागों में बांटा गया कि बी वाले को। और बी वाले के 2 भाग कौन कौन से? एक तो हमारे कौन सा है? डब्ल्यू और दूसरा कौन सा है? एस। एक पहला तो हमारा डब्ल्यू है, दूसरा हमारा कौन सा? एस है। डब्ल्यू का मतलब है होल और एस का मतलब होता है स्टेपीज। होल का मतलब होता है पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय भाग। होल का मतलब पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय भाग। एस का मतलब स्टेपीज, मतलब अर्धशुष्क या फिर घास के मैदान वाला भाग। तो बी के 2 पार्ट किए गए। सी की बात करें तो सी क्या है? जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 से 18 डिग्री के बीच में होता है, उसे हम सी वाला पार्ट कहेंगे। और एच की बात करें तो इसमें हमारा एच वैसे काम नहीं आता। तो बात करें एच की, तो वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होना एच को दिखाता है। और ये दिखाता है कि मरुस्थल उष्ण है, ये गर्म है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, उष्ण या फिर गर्म है। फिर डब्ल्यू और जी की बात करें, छोटे अक्षर वाला है। तो डब्ल्यू का मतलब है विंटर ट्रोकन। या विंटर ट्रोकन की बात करें जैसे शुष्क शीत की, तो शीत ऋतु क्या शुष्क रहती है और अधिकांश हवा क्या ग्रीष्मकाल मतलब गर्मियों में होती है। जी का मतलब गंगेज टाइप, मतलब गंगा तुल्य। हमारे वर्षा का सबसे अधिक गर्म महीना, क्या वर्षा का सबसे गर्म महीना मानसून के आगमन से ठीक पहले, मतलब जून के महीने में होता है। और जैसा कि भारत के गंगा के मैदानों में भी ऐसा ही होता है कि वर्षा से आने से पहले सबसे गर्म महीना निकल जाता है। तो कोपेन का वर्गीकरण अब देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी जो हमारे व्लादिमीर कोपेन है, इन्होंने राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पर क्या क्या वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पर 4 प्रमुख भागों में बांटा है। कोपेन का ऐसा मानना था कि वनस्पति ही किसी स्थान की जलवायु का सबसे सच्चा सूचक, मतलब इंडिकेटर की तरह काम करती है। कौन? हमारी वनस्पति। उनके द्वारा 4 जलवायु प्रदेश कौन-कौन से हैं उनकी बात करें। पहला आता है हमारा कौन सा? BWHW। पहला कौन सा था? BWHW मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। या उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की बात करें जिसे हम एरिड डेजर्ट क्लाइमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिड डेजर्ट क्लाइमेट भी कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जो हमारा BWHW है, ये क्या है? राजस्थान का सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्र है, जो हमारे अरावली पर्वतमाला के सुदूर पश्चिम भाग में स्थित है। वर्षा कम होने के कारण क्या है? कम वर्षा के कारण यहाँ क्या है? वनस्पति बहुत विरल, मतलब बहुत ज्यादा कम होती है। कौन सा? BWHW वाले क्षेत्र में। बात करें इसके प्रतिनिधि जिले की, कई बार पूछ लिया जाता है हमारे BWHW का प्रतिनिधि जिला कौन सा? बीकानेर। औसत वर्षा में 10 से 20 सेंटीमीटर। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला क्षेत्र इसका विस्तारित क्षेत्र है। वनस्पति के प्रकार की बात करें, मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट यहाँ वनस्पति पाई जाती है। और ये हमारे कटीली झाड़ियाँ और कैक्टस भी पाए जाते हैं, जिनकी गहरी जड़ें क्या होती है? गहरी, और पत्तियां क्या होती है? छोटी होती है। कैक्टस की बात करें तो कैक्टस के पौधे की जड़ें होती है गहरी और पत्तियां होती है छोटी। दूसरा प्रदेश आता है हमारे कौन सा? BSHW मतलब अर्धशुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश। बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कौन सा?
हमारे BSHW क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। हमारे थार के मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बीच का, मतलब अरावली के पश्चिम में पाया जाता है कौन सा, BSHW। चित्र में भी हम इसको देख लेंगे। इसका प्रतिनिधि जिला हमारा नागौर। औसत वर्षा होती है हमारे 20 से 40 सेंटीमीटर। विस्तारित क्षेत्र की बात करें, ये किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो हमारे लूनी बेसिन में हमारे पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, नागौर और शेखावटी क्षेत्र की बात करें, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन और हमारे आंशिक चुरू, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। BSHW। वनस्पति की बात करें तो स्टेपीज प्रकार की जनवनस्पति पाई जाती है। यहाँ छोटी घास और खेजड़ी जैसे जो हमारे कांटेदार वृक्ष भी पाए जाते हैं। विशेषता की बात करें तो घास के मैदानों के कारण इस क्षेत्र में पशु संपदा, मतलब लाइव स्टॉक्स बहुत अधिक पाए जाते हैं। CWG की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु, कौन से सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करें, तीसरा भाग है जिसे हम कहते हैं CWG। तो ये क्षेत्र हमारे अरावली पर्वतमाला के पूर्व और दक्षिणी पूर्वी मैदानी भागों में फैला हुआ है। ये क्षेत्र क्या हमारे अरावली पर्वतमाला के पूर्व और दक्षिणी पूर्वी मैदानों में, मैदानी भागों में फैला हुआ है। ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ और सघन जो आबादी वाला भौतिक प्रदेश है। क्या यहाँ तो एक तो क्या है कि उपजाऊ भूमि है, दूसरी चीज यहाँ क्या, आबादी भी सघन रूप से पाई जाती है। इसका प्रतिनिधि जिला हमारा टोंक और औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। विस्तारित क्षेत्र की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, ये क्षेत्र क्या हमारा CWG वाला विस्तारित क्षेत्र है। वनस्पति के प्रकार की बात करें तो हमारे शुष्क मानसूनी या पतझड़ वाले वन है, ड्राई डेसिडुअस जो वनस्पति यहाँ पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो उपजाऊ मैदानी भाग वाले होने के कारण यहाँ की कृषि उत्पादकता ज्यादा होती है। तो चित्र में हम कोपेन वाला जो क्षेत्र है, इसको चित्र को ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे हमारे ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये BWHW वाला क्षेत्र पहला, जिसमें हमारे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर आते हैं। दूसरा BSHW जिसमें हमारे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू आता है। तीसरा हमारा CWG जिसमें हमारा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, हमारे कोट 12 और थोड़ा-सा कोटा आता है। और AW की बात करें तो हमारे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ आते हैं। तो ये हमारे क्या 33 जिले थे तब का ही है, आप इसमें और भी जिले जोड़ सकते हैं कि जैसे हमारे BWHW में फलोदी भी आ गया। तो उसी प्रकार देखें तो CWG के अंदर हमारे क्या सलूम्बर आ गया, दीग आ गया, खेरथल, तिजारा आ गया। तो आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। अब आगे देखें जो चौथा क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं AW वाला क्षेत्र। AW की बात करें जिसे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला या ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट वाला क्षेत्र भी कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का, जो हमारे अरावली के पूर्व में स्थित है। यहाँ हमारे क्या है, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन सा चौथा भाग, AW वाला क्षेत्र। बात करें इसके प्रतिनिधि जिले की, प्रतिनिधि जिले की बात करते हैं, इसका प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा है। औसत वर्षा हमारे 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है या इससे ज्यादा होती है। विस्तारित क्षेत्र की बात करें तो बागड़ क्षेत्र जिसमें हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हाड़ौती क्षेत्र, मतलब दक्षिणी कोटा, बारां और झालावाड़ वाला क्षेत्र, आंशिक चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू वाला क्षेत्र भी इसमें आता है। वनस्पति के प्रकार की बात करते हैं, यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, जहाँ लंबी घास के मैदान और सघन वन पाए जाते हैं। कौन सा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। विशेषता की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा के होने के कारण इस प्रदेश में वनस्पति की सघनता होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है कौन सी, वेजिटेशन डेंसिटी होती है। बात करें चारों के चारों भागों को हमने देख लिया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। जैसे पहला BWHW, दूसरा BSHW, तीसरा CWG, AW। इनका नाम की बात करें तो BWHW मतलब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, BSHW मतलब अर्धशुष्क स्टेपी, CWG मतलब सुपोष्ण मानसूनी या उप आर्द्र, AW मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। प्रतिनिधि जिले में तो BWHW का बीकानेर, BSHW का नागौर, CWG का टोंक, AW का बांसवाड़ा। वनस्पति की बात करें तो जीरोफाइट या मरुद्भिद BWHW, BSHW मतलब स्टेपीज मतलब छोटी घास वाले, शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन है CWG, और सवाना या सघन वन की बात करें तो AW। औसत वर्षा की बात करें तो 10 से 20, 20 से 40, 60 से 80 और 80 से ज्यादा मतलब AW में। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो BWHW अरावली के सुदूर पश्चिम में, BSHW मरुस्थल और अरावली के बीच में, CWG मतलब अरावली के पूर्व के मैदान, तो AW की बात करें तो सुदूर दक्षिण और हमारे दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है। तो हमारा कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हमने देख लिया। अगला वर्गीकरण आता हमारा कौन सा, ट्रिवॉर्थ होगा। ट्रिवॉर्थो के अनुसार देखें राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। तो ट्रिवॉर्थो ने भी कोपेन की तरह ही क्या कोड का इस्तेमाल किया है।
तो अल्फाबेटिक कोड की बात करें तो त्रिवर्तन ने जो अंग्रेजी के अक्षर इस्तेमाल किए उसका मतलब क्या है? ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल, ए का मतलब ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, बी का मतलब ड्राई या फिर एरिड मतलब शुष्क, सी का मतलब सब ट्रॉपिकल उपोष्णकटिबंधीय। उसी प्रकार ये देखें तुम्हारे डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट, एस का मतलब स्टेपिस, ए का मतलब हॉट समर, एच का मतलब हॉट, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। तो इनका मतलब भी आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, बी का मतलब शुष्क, सी का मतलब उपोष्णकटिबंधीय, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थल, एस का मतलब स्टेपिस घास या अर्धशुष्क, ए का मतलब हमारा ग्रीष्म ऋतु शुष्क, एच का मतलब क्या हमारा हॉट औसत तापमान जिसका 18 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, और डब्ल्यू का मतलब शुष्क शीत ऋतु मतलब क्या विंटर ड्राई। ये ट्रिबॉर्थो का जलवायु वर्गीकरण है। बात करें ट्रिबॉर्थो ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पे किया, तो हमारा पहला आधार आता है वर्षा, दूसरा आता है वर्षा की बात करें तो कोपेन ने जहाँ वनस्पति को मुख्य आधार माना था वही ट्रिबॉर्थो ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा को माना है। सरलीकरण की बात करें तो ट्रिबॉर्थो ने कोपेन के 4 अक्षर वाले जो जटिल कोड है उसको कम करके 3 अक्षरों को कर दिया, जैसे BWHW में डब्ल्यू हटा दिया और केवल BWH ही रख दिया था। अब बात करें ट्रिबॉर्थो के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश की, पहला आता कौन सा BWH, तो उससे कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु या फिर ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट। तो राजस्थान का अत्यंत गर्म और शुष्क पश्चिमी हिस्सा है जहाँ वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा होता है, जहाँ क्या वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा होता है। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो जैसलमेर है, वर्षा की मात्रा की बात करें 0 से 20 सेंटीमीटर मतलब औसत 10 सेंटीमीटर वर्षा। विस्तार की बात करें जैसलमेर बीकानेर ये हमारा पश्चिम भाग, बीकानेर का बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का पश्चिम भाग और फलोदी वाला क्षेत्र इसमें आता है। BWH वनस्पति की बात करते हैं यहाँ मरुद्भिद वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति मतलब जीरोफाइट प्रकार की कटीली झाड़ियां कैक्टस बबुल पाए जाते हैं। दूसरा प्रदेश आता है हमारा कौन सा BSH मतलब अर्धशुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश। क्या अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश की बात करें जिसे हम सेमी एरिड या स्टेपी क्लाइमेट कहते हैं। ये हमारे थार मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के बीच का जो विशाल संक्रमणकालीन क्षेत्र है उसमें हमारा पाया जाता है कौन सा BSH। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो नागौर है या फिर आप नए के अनुसार देखें तो जोधपुर बन सकता है, लेकिन वर्तमान में तो नागौर ही है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा है, औसत 30 सेंटीमीटर। देखिए तुम्हारे विस्तार की बात करें तो जालोर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, चूरू, डीडवाना, कुचामन, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ये वाले क्षेत्र है जो इसमें आते हैं। वनस्पति की बात करें तो स्टेपी प्रकार की जो छोटी घास होती है केजड़ी और रोहिडा इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मानचित्र में देखें हमारे त्रिवर्तों के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का तो हमारे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे BWH इसमें हमारे जैसलमेर वाला क्षेत्र, BSH जो सबसे बड़ा क्षेत्र है इसमें हमारे लगभग सारे जिले आ जाते हैं, फिर CAW और फिर हमारे क्या AW आता है, आपसे याद रखें 4 क्षेत्र है। तीसरा हमारे कौन सा आता है CAW की बात करें जिसे हम कहते हैं उपाद्र या उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या उपाद्र या उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल सवाना, ये प्रदेश हमारे अरावली के पूर्व में स्थित विशाल मैदानी और पठारी भाग है। क्या ये जो हमारा CAW है ये हमारे क्या ओपन ने इसे CWG कहा था, लेकिन ट्रिवर्तन इसे CAW का है। ये प्रदेश के हमारे अरावली के पूर्व में स्थित जो विशाल मैदानी और पठारी भाग है उसका हिस्सा है। प्रतिनिधि जिले की बात करें इसके तो सवाई माधोपुर मतलब या फिर टोंक, जो वर्तमान के अनुसार देखें तो टोंक भी हो सकता है, लेकिन पहले सवाई माधोपुर इसका प्रतिनिधि जिला था। वर्षा की मात्रा की बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर मतलब औसत 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। विस्तार की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ ये वाले क्षेत्र इसमें आते हैं। वनस्पति की बात करें तो मानसूनी जो पतझड़ वाले वन है जैसे हमारे धोकड़ा, आम, नीम ये वाले पाए जाते हैं यहाँ पे। चौथा आता है हमारा कौन सा AW मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये हमारे क्या राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी कोना है। ये हमारी शीत ऋतु कैसी होती है शुष्क रहती है और भारी बारिश मानसून के दौरान ही होती है। क्या भारी बारिश तो होती है लेकिन मानसून के दौरान ही बारिश होती है। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो बांसवाड़ा प्रतिनिधि जिला, वर्षा की मात्रा 80 से 120 सेंटीमीटर जिसका औसत 100 सेंटीमीटर। विस्तार की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, कोटा, कोटा का दक्षिणी भाग, माउंट आबू और सिरोही ये वाले हमारे AW के अंदर आते हैं। वनस्पति की बात करें तो समान प्रकार की वनस्पति सघन मानसूनी वन और टीक के जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कौन सा AW वाला। अब 4 हमने भौगोलिक क्षेत्र देखे त्रिवर्तों के अनुसार, इनका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। BWH, BSH, AW और चौथा कौन सा था हमारे AW था, CAW और AW।
आप इन चारों को एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। पहला था हमारा कौन-सा जलवायु के प्रकार की, तो बीडब्ल्यूएस उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय, हमारे बीएसएच हमारे अर्धशुष्क या स्टेपी प्रदेश, सीएडब्ल्यू उपाद्र या फिर हमारे मानसूनी प्रदेश, और चौथा था हमारा कौन-सा एडब्ल्यू जो हमारे क्या उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश है। बात करें हमारे प्रतिनिधि जिले की, तो हमारे बीडब्ल्यूएच का जैसलमेर, बीएसएच का नागौर, जोधपुर, सीएडब्ल्यू का सवाई माधोपुर, और जो हमारा एडब्ल्यू है, तो एडब्ल्यू का कौन-सा बांसवाड़ा, आप इसे याद रखेंगे। फिर आता है हमारा मुख्य वनस्पति, तो बीडब्ल्यूएच की मुख्य वनस्पति हमारे मरुद्भिद मतलब कटीली झाड़ियाँ और कैक्टस के वन, बीएसएच में और स्टेपीज मतलब छोटी घासें, खेजड़ी, रोहिड़ा, सीएडब्ल्यू की बात करें तो मानसूनी पतझड़ मतलब धोकड़ा, आम और नीम के पेड़, और बात करें हमारे एडब्ल्यू की, तो एडब्ल्यू में सवाना तुल्य और सघन जो वन होते हैं जैसे सागवान के वन इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर बात करें वर्षा की, औसत वर्षा की, तो बीडब्ल्यूएच के अंदर हमारे 10 से 20 सेंटीमीटर, बीएसएच में 20 से 40, सीएडब्ल्यू के अंदर 60 से 80 सेंटीमीटर, और जो हमारी एडब्ल्यू है, तो एडब्ल्यू में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। चौथा डिवीजन आता है हमारे भौगोलिक स्थिति का, तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बीडब्ल्यूएच हमारे सुदूर पश्चिमी राजस्थान जैसे हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, बीएसएच हमारे अरावली या और मरुस्थल के मध्य जो शेखावटी और लूनी बेसिन है ये आता है। सीएडब्ल्यू की बात करते हैं अरावली के पूर्व और मध्य मैदानी भाग आता है। और वैसे हमारे क्या एडब्ल्यू की बात करें तो हमारे सुदूर दक्षिणी भाग और हमारे दक्षिणी पूर्वी भाग जो हमारे वागड़ या हाड़ौती का क्षेत्र है ये आता है। तो दो भाग हमने देख लिए कौन सा ट्रिवॉर्थो का कोपेन का। अब आता है तीसरा हमारा कौन सा थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। तो चार्ल्स वॉरेन थॉर्नवेट का वर्गीकरण कोपेन और ट्रिवॉर्थो की तुलना में थोड़ा जटिल है मतलब कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसने वर्षा और वनस्पति के बजाय क्या तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण इनको संयुक्त रूप प्रभाव के आधार पर इनको वर्गीकरण किया है। किस किस के आधार पे? तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण, आप इसे याद रखेंगे। अब थॉर्नवेट के वर्गीकरण का मुख्य आधार देखें, तो थॉर्नवेट ने अपनी जलवायु वर्गीकरण तो 1931 में दिया, फिर उसमें संशोधन करके 1948 में एक बार वापस दिया। इनके मुख्य तीन आधारों को चुना है। पहले वर्षा की प्रभावशीलता, तो केवल कितनी वर्षा हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है, वाष्पीकरण के बाद कितनी वर्षा बची है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर तापीय दक्षता की बात करें थर्मल एफिशिएंसी की, तो तापमान का वाष्पीकरण और वनस्पति के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का वाष्पीकरण और वनस्पति के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा अतिशय वर्षा की मौसमी वितरण मतलब बारिश साल के किस समय हो रही है, ये तीन हमारे आधार थे किसके थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के। अब थॉर्नवेट के अनुसार देखिए, थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान के 4 जलवायु प्रदेश है। थॉर्नवेट ने वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में ए बी सी डी ई में बांटा, और चूंकि राजस्थान में क्या अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु नहीं है इसलिए राजस्थान का वर्गीकरण सी डी इस श्रेणी में ही रहेगा। किसके अनुसार? थॉर्नवेट के अनुसार। जलवायु के उसने 5 भाग बांटे थे ए बी सी डी ई, लेकिन राजस्थान में ए और बी नहीं है थॉर्नवेट के अनुसार। तो उनके अनुसार कौन कौन से जलवायु प्रदेश है उनकी बात करें तो पहला आता है ई ए डैश डी। बात करें इससे कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु मतलब एरिड डेजर्ट क्लाइमेट। ये राजस्थान का सुदूर जो पश्चिम भाग है जो पूरी तरह से मरुस्थलीय एरिड है, जहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षा की मात्रा से बहुत ज्यादा होती है। वाष्पीकरण की दर क्या वर्षा की मात्रा से बहुत ज्यादा होती है, मतलब वर्षा होती है और पानी भाप बन के उड़ जाता है। बात करें इसके अंदर 3 कोड है ई ए डैश डी। ई का मतलब होता है अत्यंत शुष्क, ए डैश का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय मतलब उच्च या फिर उच्च तापीय मतलब मेगा थर्मल। डी का मतलब होता है पूरे वर्ष वर्षा की कमी रहती है, डेफिसिट इन ऑल सीजन। बात करें ई ए डैश डी का जो प्रतिनिधि जिला है वो हमारे कौन सा जैसलमेर। विस्तार की बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर मतलब फलोदी, और हमारे जो पश्चिमी बीकानेर है ये वाला क्षेत्र। जलवायु की विशेषता की बात करें तो यहाँ हमारे न्यूनतम वर्षा तो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, और ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी पड़ती है। वनस्पति की बात करें तो केवल मरुद्भिद वनस्पति जैसे हमारे नागफनी, कैक्टस, कटीली झाड़ियां ही पाई जाती है। मैप में यदि चारों भागों को देखें तो हमारे ये डी ई ए डैश डी है जो हमने अभी जस्ट देखा, फिर डी बी डब्ल्यू है, फिर डी ए डब्ल्यू है, फिर हमारा चौथा कौन सा है सी ए डब्ल्यू है। तो आप स्क्रीन को रोक के इसको ठीक से देख सकते हैं। दूसरा भाग आता है कौन सा है डी बी डब्ल्यू। कौन सा डी बी डब्ल्यू की बात करें तो मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हमारा कौन सा मीजोथर्मल सेमी एरिड क्लाइमेट। तो राजस्थान का उत्तरी भाग है। राजस्थान के अन्य जो जलवायु प्रदेशों की तुलना में यहाँ सर्दियाँ अधिक ठंडी होती है। क्या यहाँ सर्दी क्या बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए बी मतलब मीजोथर्मल की श्रेणी में से रखा गया है। कोड की बात है डी का मतलब अर्धशुष्क सेमी एरिड, बी का मतलब मध्य तापीय मतलब मीजोथर्मल, सर्दियां अधिक ठंडी होती है। डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु शुष्क होती है, विंटर ड्राई होती है।
बात करें प्रतिनिधि जिले की, तो इसका प्रतिनिधि जिला है हमारे बीकानेर। कौन-सा? बीकानेर है। विस्तार की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पूर्वी बीकानेर इसमें आते हैं। जलवायु की विशेषता की बात करें तो गर्मियों में उच्च तापमान, धूल भरी आंधियाँ, सर्दियों में कड़ाके की ठंड पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो स्टेपीज प्रकार की छोटी घास और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। क्या? स्टेपीज प्रकार की छोटी घास और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। डी ए तीसरा आता है DA-W, जिसे हम उष्ण आर्द्र या फिर अर्धशुष्क मिश्रित जलवायु कहते हैं, मतलब मेगाथर्मल सेमी एरिड क्लाइमेट भी कहते हैं। इसके बारे में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे थॉर्नवेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ये हमारे मध्य पूर्वी या फिर और हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के विशाल हिस्से को कवर करता है। कौन सा? DA-W। कोड की बात करें, डी का मतलब अर्धशुष्क, एक डैश का मतलब उच्च तापीय मतलब मेगाथर्मल, डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु, शुष्क मतलब विंटर ड्राई। प्रतिनिधि जिले की बात करें टोंक या फिर हमारे सवाई माधोपुर आता है DA-W का प्रतिनिधि जिला। विस्तार की बात करें तो अरावली और पूर्वी मैदान के जो अधिकांश जिले इसमें शामिल होंगे, जैसे जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, नागौर, सीकर और पूर्वी जोधपुर। ये हमारे के 33 जिलों के अनुसार है। आप क्या है इसको मैप में देख के 41 जिले के अनुसार भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जलवायु की विशेषता की बात करें तो यहाँ गर्मियों में साधारण से अच्छी वर्षा होती है। वनस्पति की बात करें तो मानसूनी पतझड़ वाले जो वन है, जिसमें ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसमें शामिल किए जाते हैं। और अर्धशुष्क जो कटीले वृक्ष है इसमें शामिल किए जाएंगे। चौथा प्रदेश आता है CA-W, जिसे हम कहते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश या सब ह्यूमिड क्लाइमेट भी इसे कह सकते हैं। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है और राज्य में सबसे अधिक वर्षा यहीं पे दर्ज की जाती है। कौन सा? CA-W। बात करें इसके कोड के मतलब की, कोड का मतलब की बात करें तो सी का मतलब उपादान सब ह्यूमिड, ए का मतलब उच्च तापीय मतलब मेगाथर्मल, डब्ल्यू का मतलब होता है शीत ऋतु शुष्क। प्रतिनिधि जिला हमारा बांसवाड़ा है। विस्तार की बात करें तो वागड़ क्षेत्र मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी कोटा मतलब दक्षिणी कोटा, झालावाड़, बारां इसमें आएंगे। जलवायु की विशेषता की बात करें तो मानसून के दौरान भारी वर्षा, जबकि सर्दियां ठंडी और सूखी रहती है। वनस्पति की बात करें तो सवाना प्रकार की वनस्पति, सघन वन और मानसूनी जंगल पाए जाते हैं। तो इस तरह हमने थॉर्नवेट के बारे में भी देख लिया, उनका जलवायु वर्गीकरण भी देख लिया। अब तीनों इनके द्वारा जो थॉर्नवेट के अनुसार 4 प्रकार बताए गए हैं, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। जैसे ईएडी, ईए डैश बी, डीबी डैश डब्ल्यू, डीए डैश डब्ल्यू और चौथा हमारा कौन सा? सीए डैश डब्ल्यू, जिसे सीए डब्ल्यू भी कह सकते हैं। तो इनका एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। पहला आता है हमारा कौन सा? ईएडी। तो सबसे पहले जलवायु के प्रकार की बात करें तो ईएडी क्या होता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय। क्या उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु आती है ईए डैश डी में। डीबी डैश डब्ल्यू में मध्य तापीय अर्ध शुष्क प्रदेश आता है। डीए डैश डब्ल्यू में उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु आती है। सीए डैश डब्ल्यू के अंदर आती है हमारी उपाद्र जलवायु प्रदेश। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो ईए डैश डी की बात करें तो जैसलमेर, डीबीडब्ल्यू की बात करें तो बीकानेर, डीए-डब्ल्यू की बात करें तो टोंक या फिर हमारे सवाई माधोपुर और हमारे कौन सा CA-डब्ल्यू की बात करें तो इसका प्रतिनिधि जिला है कौन सा? बांसवाड़ा। बात करें हमारे मुख्य वनस्पति की तो ईएडी की बात करें तो इसमें मरुद्भिद जो कटीली झाड़ियाँ कैक्टस बबूल आते हैं। डीबीडब्ल्यू के अंदर स्टेपीज मतलब छोटी घास, कटीली झाड़ियाँ। डीएडब्ल्यू के अंदर मानसूनी पतझड़ वाले जो शुष्क वन है ये आते हैं और CA-डब्ल्यू के अंदर आते हैं कौन से? सवाना और सघन मानसूनी वन। बात करें वर्षा की तो ईएडी के अंदर 10 से 20 सेंटीमीटर, डीबीडब्ल्यू के अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर, डीएडब्ल्यू के अंदर 40 से 60 सेंटीमीटर और सीएडब्ल्यू के अंदर 80 से ज्यादा वर्षा होती है। बात करें भौतिक प्रदेश की तो ईएडी हमारा सुदूर तो पश्चिम मरुस्थलीय भाग जैसे जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर, पश्चिमी बाड़मेर ये वाला क्षेत्र। डीबीडब्ल्यू के अंदर उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू आता है। डीएडब्ल्यू की बात करें तो मध्य पूर्वी अरावली क्षेत्र तो राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कौन सा? DA-डब्ल्यू। और CA-डब्ल्यू की बात करें तो सुदूर जो हमारा दक्षिणी और जो हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग है, जो वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र है, इसके अंदर गिने जाते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान की जलवायु को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।